हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त। आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने मल्टीपल चॉइस ऑप्शन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस उसमें डाले हैं। मैंने भी 3 बार क्लियर किया है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप बताएंगे। हमें सही उत्तर पता है, राजस्थान। क्या उत्तर है इसका? राजस्थान। राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते, उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी हमसे बताते चलेंगे आपको। तो बात करते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। पार्क मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है और अपने प्राकृतिक आवास में राजसी शिकारियों को देखने के लिए भारत में सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, उत्तर भारत में सवाई माधोपुर शहर के पास एक विशाल वन्यजीव अभयारण्य है। यह एक पूर्व शाही शिकारगाह है और बाघों, तेंदुओं और दलदली मगरमच्छों का निवास स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप दिया है, इसमें मैप में हम रणथंभौर नेशनल पार्क की लोकेशन देख सकते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। अब एक मैप और है हमारे पास, इसमें सारे इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं वो भारत में सभी दिए हुए हैं। देख लें एक बार ढंग से। क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? आप इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है 14 भाषाओं को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें भाषाओं पर संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं उनको देख लेना। असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू आदि भाषाएं शामिल हैं। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया था। 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। संविधान के 17वें भाग में राजभाषा का अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाएं कोंकणी भाषा के लिए कोई लिपि नहीं है। आगे देखते हैं, जानकारी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुछ अनुसूचियां दी हुई हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में क्या दिया है? पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। बात करते हैं दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्षों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के भत्तों, विशेषाधिकारों, परिलब्धियों के प्रावधान दिए गए हैं। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो भारत के केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं चौथी अनुसूची में। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल है। बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल है।
बात करते हैं छठी अनुसूची की। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। आगे बात करते हैं सूची की। तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूचियां दी गई हैं। बात करते हैं 8वीं अनुसूची, इसी में दी गई हैं हमको 22 आधिकारिक भाषाएं। ठीक है। 9वीं अनुसूची में यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य के अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो प्रावधान जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। 12वीं अनुसूची में प्रावधान है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं वो दिए गए हैं और इसमें 18 मामले शामिल हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में खालिस्तान की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा ऐसा है इसमें ऑप्शन जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चलिए, तो इसका आंसर है सही आयोडीन। देखते हैं आगे। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। तो आयोडीन की कमी घेंघा का कारण बनती है। आयोडीन की कमी के परिणाम स्वरूप विकलांगता और विकार हो सकते हैं, जैसे कि घेंघा, अबटू, अल्पक्रियता, जड़मानवता, गर्भपात, मृत प्रसव, मानसिक मंदता और मनोप्रेरणा दोष आदि ऐसे रोग हो सकते हैं। बात करते हैं दोष जिसमें विचार प्रक्रिया में धीमा होना और किसी व्यक्ति में शारीरिक हलचल कम होना, ये हो सकते हैं। आयोडीन की कमी थायराइड इजाफा, मतलब थायराइड का बढ़ जाना, सूज जाना, उसमें सूजन हो जाना, और घेंघा का सबसे सामान्य कारण है। एक घेंघा के भीतर नोड्यूल विकसित हो सकते हैं। बड़े घेंघा वाले मरीजों को घुटन के लक्षण महसूस हो सकते हैं, खासकर जब लेटते हैं और निगलने और सांस लेने में कठिनाई होती है। आगे बात करते हैं हम। दिया गया है, इसमें समझाया गया कि नॉर्मल थायराइड ऐसा होता है, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ट्रैकिया इसमें दिए गए हैं। और गॉइटर रोग जब हमको हो जाता है तो इसमें देखने को मिलती है जो थायराइड ग्लैंड है वो उसमें सूजन आ जाती है। देखो कैसा फूल गया है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं या जुड़े थे? तो आप बताएं इसका सही आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर है कथक। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर कथक है। पंडित बिरजू महाराज के बारे में कुछ जानते हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से जुड़े थे। पंडित बिरजू महाराज भारत के एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। इस नृत्य शैली में और भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी प्रतिभा के लिए उन्होंने विभिन्न प्रमुख सम्मान और उपलब्धियां प्राप्त की। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत का एक प्राचीन नृत्य कला रूप है जो कई अन्य नृत्य शैलियों की नींव के रूप में कार्य करता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भारत की एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थीं और कथकली दुनिया की सबसे पुरानी थिएटर रूपों में से एक है जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। कलामंडलम गोपी कौन है? कलामंडलम गोपी भारत की एक प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना है। पीढ़ियों से चरकुला नृत्य का अभ्यास किया जाता रहा है। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताएंगे आप? इसका सही आंसर है 7। आगे बढ़ते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो इसे नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जेड अक्षर से दर्शाया जाता है। बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, तो एक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को तत्व की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है।
इसे ए अक्षर से दर्शाया जाता है। बात करते हैं उदासीन परमाणुओं के लिए। उदासीन जो न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम्स के लिए एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या Z, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z, एक परमाणु में नाभिकों की संख्या A और एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या N = A-Z। समझे? मतलब नाभिकों की संख्या में से हमको प्रोटॉनों की संख्या माइनस करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इनकी गणना कैसे की जाती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिया गया है -C = 14, क्योंकि उसका द्रव्यमान संख्या कितनी है 14 और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। जैसा कि हम जानते हैं एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या 7 है। जैसा कि हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या A, आगे पढ़ लेते हैं। जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या A से निरूपित की जाती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या शामिल होती है और अपन अगर N जो न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमको प्राप्त करनी है तो जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देते हैं। तो N = 14 - 7 = 7 न्यूट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है, एक चित्र देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन का सिंबल दिया है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी दी है हमको। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, सिंबल N होता है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ये दिया है, नेम नाइट्रोजन दिया है, एटॉमिक वेट दिया है इतना, एसिडिक बेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। ठीक है, हायर बैलेंस ऑक्साइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी दिया है, फिजिकल स्टेट भी दी है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक कारस्तान शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। आप इसका सही आंसर बताएं, कौन था वो? चलिए इसका सही आंसर है यूनानी। आगे बढ़ते हैं, कर ही लेते हैं। मेगास्थनीज यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और अन्वेषक मेगास्थनीज हेलेनिस्टिक युग से संबंधित था। हेलेनिस्टिक युग कौन सा था? 350 से 290 ईसा पूर्व तक ये रहा है। पश्चिम एशिया के यूनानी विजेता सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा गया है। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया में भारत का वर्णन किया गया है। शब्द भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को संदर्भित करता है, क्योंकि वह प्राचीन भारत को चित्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे। दो मुख्य नदियों सिंधु और गंगा का भी उनके द्वारा वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज ने मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया था। उसने उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब क्षेत्र की नदियों का विस्तृत विवरण दिया है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य के बारे में लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में राजा बना। उन्होंने नंदों को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 322 ईसा पूर्व उसने अंतिम नंद सम्राट धनानंद को हराया और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। बात करते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य का समर्थन किया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, जो कि सिकंदर का सेनापति था, विश्व विजेता था। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान संपूर्ण उत्तर भारत एकजुट था। आइए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है? आप इसका सही आंसर बताएं। आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं पोंगल के बारे में। पोंगल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला फसल का त्यौहार है।
बात करते हैं जल्लीकट्टू राज्य में मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल उत्सव समारोह के अनुसार तमिलनाडु में खेला जाने वाला बैल को वश में करने का खेल है। राज्य में इस खेल के आयोजन के लिए विशेष रूप से बैलों को पाला जाता है। इस उद्देश्य के लिए पाले गए मवेशियों को जेलीकट के नाम से जाना जाता है। पोंगल तमिल महीने की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसे थाई कहा जाता है और जिसे एक शुभ महीना भी माना जाता है। यह आमतौर पर हर साल 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। पोंगल इस त्यौहार के दौरान बनाया और खाया जाने वाला भोजन का नाम भी है। यह उबले हुए मीठे चावल का मिश्रण है और यह तमिल शब्द पोंगु से लिया गया है, जिसका अर्थ है उबालना। चलिए आगे देखते हैं। पोंगल उत्सव को दर्शाता है किस प्रकार ये एक बैल को लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं। इसको बस में करना होता है, पटकना होता है ज़मीन पर चित। आगे पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस त्यौहार की जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं कई बार एग्ज़ाम में। ओणम। ओणम केरल में सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार चिंगम या अगस्त से सितंबर के मलयाली महीने के दौरान आता है और महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। सर्प नौका दौड़ और आकर्षण कैकोटिक्काली नृत्य केरल में फसल उत्सव होने पर ओणम की कुछ सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। कार्तिकई भी एक त्यौहार है। कार्तिकई दीपम महोत्सव तमिलनाडु का प्रकाश पर्व है। इस शुभ दिन पर पूरा तमिलनाडु सुंदर तेल के दियों से जगमगाता है और सभी घरों को आम के पत्तों और फूलों से सजाया जाता है। यह त्यौहार नवंबर और दिसंबर महीनों के दौरान 10 दिनों तक मनाया जाता है। बात करते हैं त्रिशूर पूरम केरल का सबसे बड़ा मंदिर उत्सव। त्रिशूर पूरम हर साल त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 1798 में कोचीन सक्थान थम्पुरम के महाराजा राजा राम वर्मा ने की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें है पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हैं, आप सही आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। तो इसका कर्नाटक सही आंसर है। आगे देखते हैं। जानकारी ले लेते हैं। पेन्ना नदी कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से निकलती है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। पेन्ना कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा जिले में नंदी दुर्ग श्रेणी के चेन्नाकेशव पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में उद्गम से लेकर इसके बहिर्गमन तक नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पेन्नार बेसिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 55,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ दी हुई हैं, इनको आप गौर से देख लें। भीमा, कृष्णा, तेलंगाना, तुंगभद्रा नदी आपको दी है। पेन्नार दिख रही होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए कुछ जो हमारे दक्षिणी राज्य हैं उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, हम सभी जानते हैं। राज्य की स्थापना वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राज्य के पशु कौन सा है, तो भारतीय हाथी। राज्य उत्सव कौन सा है, हम्पी, गणेश चतुर्थी, और भाषा इसमें कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
आंध्र प्रदेश की, तो इसकी राजधानी अमरावती है। 1 नवंबर को राज्य दिवस है। काला हिरन इसका राजकीय पशु है। पोंगल इसका त्यौहार है और तेलुगु इसकी भाषा है। केरल की तिरुवनंतपुरम राजधानी है। 1 नवंबर को इसका राजकीय दिवस है। राजकीय पशु है इसका भारतीय हाथी। ओणम और विशु इसके उत्सव त्यौहार हैं। मलयालम इसकी भाषा है। बात करते हैं नागालैंड की, तो इसकी कोहिमा राजधानी है और 1 दिसंबर को इसकी स्थापना दिवस है। गयाल इसका राजकीय पशु है। हॉर्नबिल इसका त्यौहार है और इसमें कौन कौन सी बोली जाती है, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है। बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है। 20 फरवरी को इसकी स्थापना दिवस है और इसका राजकीय पशु है कौन सा, सुमात्रान सीरू। मिजो इसका त्यौहार है और इसमें भाषाएं बोली जाती हैं मिजो और अंग्रेज़ी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी शिमला है। 25 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है। इसका राजकीय पशु है हेम तेंदुआ और साजू और हल्दो इसके त्यौहार हैं और यहाँ भी हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन की, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? आप बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच में रही, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। बात करते हैं कुछ जानकारी और है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योग और खनिज सर्वोच्च प्राथमिकता पर थे और कुल परिव्यय का 20.1% इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था। बात करते हैं, यह योजना भी सफल रही और इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल की। इस योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील प्लांट जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो यह 1961 से 1966 के बीच रही। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। योजना 5.6% की वृद्धि दर के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। पाँचवीं योजना का मसौदा डीपी धार द्वारा तैयार किया गया था और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं में थोक व्यापार के सरकार के अधिग्रहण की विफलता से प्रेरित मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था। लक्षित विकास की दर 4.4% थी, लेकिन हासिल की गई वास्तविक वृद्धि दर 4.8% थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में इसके द्वारा की गई थी। तो आप इसका आंसर बताएं सही। चलिए, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कुछ जानकारी ले लेते हैं। हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर हुए। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। इसकी शाखाएं भारत में लगभग सभी राज्यों में हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। बात करते हैं नरेंद्र देव की। तो आचार्य नरेंद्र देव भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार एवं शिक्षाविद थे। वे कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख सिद्धांतकार थे। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के स्वामी आचार्य नरेंद्र देव अध्यापक के रूप में उच्च कोटि के निष्ठावान अध्यापक और महान शिक्षाविद थे।
काशी विद्यापीठ के आचार्य बनने के बाद यह उपाधि उनके नाम का ही अंग बन गई। देश को स्वतंत्र कराने का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में खींच लाया और भारत की आर्थिक दशा व गरीबों की दुर्दशा ने उन्हें समाजवादी बना दिया। आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। बात करते हैं अरुणा आसफ अली के बारे में। तो अरुणा आसफ अली जी, अरुणा जी का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 ईस्वी को हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार जाति से ब्राह्मण था। इनका नाम अरुणा गांगुली था। लाहौर और नैनीताल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगी। आगे पढ़ते हैं। तो यहीं तक हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू।